विविधताओं से भरा हमारा कृषि प्रधान देश भारत। हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं और कृषि करने के अपने अलग तरीके, पर इन सब में एक चीज समान है, वो है किसान की मेहनत और वहां की उपजाऊ मिट्टी या भूमि, जिसके बिना कृषि के बारे में सोचना भी असंभव सा लगता है। पर आज की इस कड़ी में हम आपको एक ऐसी अनोखी और आधुनिक कृषि की जानकारी देंगे जिसके लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये अनोखी कृषि है फूल की एक प्रजाति ऑर्किड की। अनेकों रंगों में उपलब्ध एक सुंदर और आकर्षक फूल, जिसका बाजार मूल्य अन्य सभी फूलों से हमेशा अधिक होता है। तो बात करते हैं ऑर्किड की। ऑर्किड को संसार में सबसे सुंदर फूलों की श्रेणी में रखा गया है। ये एक फूल नहीं, बल्कि फूलों की एक लड़ी है। अपने सुंदर रंग, आकार और लंबे समय तक तरोताजा रहने की क्षमता के कारण ये लोगों के दिलों में रच बस गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको उगाना जरूर मुश्किल होगा। जी नहीं, इसे तो आप अपने घर के अंदर या बाहर बने बागीचे में भी उगा सकते हैं। हां, तरीका थोड़ा अलग है। तो आइए हम आपको बताते हैं। ऑर्किड को उगाने या इसकी व्यावसायिक खेती करने के लिए सबसे पहले उचित वातावरण की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऑर्किड के सफल विकास में वातावरण एक अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो ऑर्किड को अलग अलग तापमान और किसी भी वातावरण में उगाया जा सकता है, किंतु विशेषज्ञों के अनुसार भारत में ऑर्किड कृषि के लिए एक जैसा तापमान, अर्थात ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा सर्द मौसम सबसे उचित है। साथ ही हवा में 60 से 70% ह्यूमिडिटी या नमी की मात्रा का होना अनिवार्य है। ऐसे वातावरण के लिए किसान पॉली हाउस का निर्माण करते हैं। पॉली हाउस में किसी भी प्रकार की खेती बिना किसी समस्या के साथ की जा सकती है। इसका आधुनिक डिजाइन और इसमें लगे आधुनिक उपकरण तापमान, नमी और धूप को नियंत्रित करते हैं। किसानों के लिए अपनी जमीन पर पॉली हाउस का निर्माण करना अब और भी आसान हो गया है। सरकार लगभग सभी राज्यों में पॉली हाउस के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। इसकी जानकारी आपको अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से मिल सकती है। किसान पॉली हाउस का निर्माण करके ऑर्किड की सफल कृषि कर सकते हैं। ऑर्किड की सफल कृषि आज भारत के कई राज्यों में की जा रही है। दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम में गोवा और महाराष्ट्र, पूर्व में ओडिशा और पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व में आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार में भी इसकी सफल कृषि के संकेत हैं। हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही आधुनिक पॉली हाउस में। इसका निर्माण अभी चल रहा है। यहां श्री उज्जवल जावलकर ने पारंपरिक कृषि से हटकर ऑर्किड की कृषि करने का निर्णय लिया है। सुरुवातीला में ऊस, कांदा, नींबू, पेरू, पहले मैं गन्ना, प्याज, अमरूद और आम उगाता था। मुनाफा भी ठीक ठाक हो रहा था।
दूसरे प्रकार की कृषि करने की मेरी चाहत हुई और फिर मैंने कार्नेशन, गुलाब की खेती और अब ये यहाँ ऑर्किड लगाने का सोचा। ऑर्किड की कृषि करके हम किसानों को नई दिशा मिलेगी और बाजार भाव से फायदा भी मिलेगा। अशा पद्धतीने शेती केल्यामुळे शेतकऱ्यांना नवी दिशा मिळून ते चांगल्या पद्धतीने उत्पन्न मिळू शकते। जब किसान अपने पॉली हाउस का निर्माण कर लेते हैं और उसके सभी उपकरण लग जाते हैं, तब किसान नर्सरी से पौध खरीदने के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। भारत में ऐसी कई उच्च दर्जे की नर्सरी हैं, जहां ऑर्किड की पौध उगाई जाती है। पुणे के पास थेऊर गांव में ऐसी ही एक नर्सरी है, जहां पौध को उच्च श्रेणी का बनाने के लिए आधुनिक तकनीक टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए विदेश से लाए गए मूल पौधे के संवर्धन से प्रयोगशाला में पौध बनाई जाती है। इस संवर्धन या टिश्यू कल्चर के लिए मूल पौधे के लगभग सभी भागों जैसे बीज, पत्ते, फूल और तने का इस्तेमाल किया जाता है। अनुकूल वातावरण, विशेषज्ञों की देखभाल और एक लंबी प्रक्रिया। शुरुआत में जब हमने टिश्यू कल्चर से ऑर्किड की खेती भारत में करने की सोची तो बहुत मुश्किल हुई। मुझे 4 साल लग गए टिश्यू कल्चर टेक्निक को हॉलैंड से इंडिया लाने में। पर एक बार जब ये शुरू हुआ, उसके बाद हमने मुड़कर नहीं देखा। और आज विदेश में भी लोगों को पता चल गया है कि आज भारत में आधुनिक तकनीक की मदद से भारत के बुद्धिमान किसान सर्वोत्तम ऑर्किड उगा सकते हैं। ऑर्किड शिशु की छोटी छोटी जड़ें दिखाई देने लगती हैं। पौधे के रूप में देखने के लिए हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस चरण को दृढ़ीकरण कहते हैं। लगभग 5 से 6 महीने के बाद इस नन्हे ऑर्किड शिशु की छोटी छोटी जड़ें दिखाई देने लगती हैं। पर पौधे के रूप में देखने के लिए हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तैयारी के इस चरण को हम दृढ़ीकरण कहते हैं। 25 से 30 दिन के पश्चात ये नन्हे पौधे अब कोको हस्क यानी नारियल के रेशों में रोपने के लायक हो गए हैं। इन नारियल के रेशों में इसे लगाते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि इसकी जड़ों को 1 इंच या आधी उंगली के लगभग ऊपर छोड़ दिया जाए। ऐसा करने से पौधों को वातावरण से पूरा पोषण मिल पाता है। ऑर्किड के पौधों का विकास और पोषण हवा में मौजूद सूक्ष्म तत्वों से ही होता है, इसलिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। अगर आप गौर से देखें तो इन पौधों को छोटे से शंकुनुमा आकार वाली छोटी डोलची में रखा जाता है, जो काफी हवादार होती है और पौध के लिए नमी को बरकरार रखने में काफी मदद करती है। ऑर्किड के पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक नमी से युक्त वायु संचार अत्यंत आवश्यक है। अब इनकी देखभाल अच्छी तरह से करनी पड़ती है।
इस दौरान ये पौधे तैयार हो जाते हैं रोपण के लिए। लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं इन पौधों को नर्सरी से किसानों के पॉली हाउस में पहुंचने तक। परंतु अब ये पौधा अगले 6 से 7 साल तक किसान को फूल देता रहेगा। इसलिए इसे हम कहेंगे धैर्य का फल मीठा होता है। ऑर्किड का इंडिया में भी बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि अब हमने जो लास्ट 5 साल में देखा है कि इसका इंपोर्ट्स बहुत हो रहा है थाईलैंड से। क्यों इंपोर्ट हो रहा है? क्योंकि इसका मेन बड़ा अरेंजमेंट में उसका बहुत अच्छा यूज हो रहा है। दूसरा है कि इसके कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। पहले तो कैसा था कि लोग सोचते थे कि ओनली ये ऑर्किड कोस्टल एरिया में होगा, जिधर समुद्र है उसी एरिया में होगा, मगर हमने यह सिद्ध करके दिखाया है कि ये इसके लिए जो हमने जो काम किया, लोकलाइज काम किया, मेनली ग्रोइंग प्रैक्टिसेस है, वैरायटीज है, तो ये क्रॉप बहुत हार्ड है, कोई भी किसान उसको ग्रो कर सकता है। और इसका प्राइस गारंटेड इसलिए है क्योंकि अभी तक जितना भी फ्लावर्स थाईलैंड से आ रहा है उसके ऊपर 68% इम्पोर्ट ड्यूटी है, और वो ड्यूटी उसका उधर का ग्रोइंग कॉस्ट, फ्रेट, ये सब पड़ के मिनिमम 10 रुपए के नीचे कोई भी एक्सपोर्टर उसको बेच नहीं सकता है। तो अभी हमने इधर किसानों ने उसको ग्रो किया तो उसको मिनिमम एक फूल को 10 रुपए मिलेगा। किसान ऑर्किड की खेती करने की प्रक्रिया का चयन खरीदे गए ऑर्किड की प्रजाति के अनुसार ही करते हैं। ऑर्किड को मिट्टी के बर्तन पर, चारकोल पर और प्लास्टिक की टोकरी में भी उगाया जा सकता है। परंतु भारत के अधिकतर किसान नारियल के रेशों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है और हवादार होने के साथ साथ नमी को भी बरकरार रखता है। इस कोको हस्क में नर्सरी से लाया हुआ पौधा लगाने के उपरांत इसे इस स्टैंड या आधार पर खड़ा कर दिया जाता है। इस स्टैंड की बनावट बहुत रचनात्मक होती है। इसके चबूतरे पर जाली लगी होती है और इस आधार के नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है जो पानी को एकत्रित करने में मदद करता है। इस गड्ढे में पानी भरकर किसान हवा में नमी को बरकरार रखते हैं। नीचे का पानी जब भाप बनकर ऊपर उठता है तो इस जाली से वो कोको हस्क तक और फिर पौधों तक पहुंच जाता है। इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया से पौधों के विकास के लिए उचित वातावरण बनता है। इस दौरान पॉली हाउस का तापमान 19 से 21 डिग्री के आसपास कर दिया जाता है। 6 महीने बाद हर पौधे के सिरे पे कलियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। सुंदर और आकर्षक, जिसे देखकर किसान मुस्कुरा उठता है। उसको साल में 3 से 4 फ्लावर तक 1 ईयर में मिल जाता है। एक साल में उसको 3 से 4 फ्लावर्स मिल जाता है। दूसरे साल में उसका 8 से 10 फ्लावर तक मिल सकते हैं, और तीसरे साल के बाद 10 से 12 फ्लावर पर प्लांट पर ईयर मिल सकते हैं। ऑर्किड्स की एक प्रजाति का फूल छोटी तथा सुंदर स्लिपर यानी चप्पल के आकार का होता है, इसलिए इसे लेडी स्लिपर ऑर्किड के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर ऑर्किड्स स्वस्थ होते हैं। इनमें जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती, पर अक्सर इनमें पानी से संबंधित समस्याएं होती हैं। अधिक पानी डालने से इनकी जड़ें सड़ने लगती हैं और कम पानी डालने से जड़ों पर पपड़ी बननी शुरू हो जाती है। दोनों ही सूरतों में पौधे और फूल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। जब भी ऑर्किड उगाएं, तब इस बात का खास ध्यान रखें कि पानी का निकास और सिंचाई सही से हो रही हो। ध्यान रहे
कि आसपास की जगह साफ सुथरी हो और पत्तों पर पानी ज्यादा समय तक ना रहे। पीले पत्तों और पौधों की सफाई समय दर समय करना उचित होगा। इस बात का ध्यान रखें कि पौधों पर दिन में 2 बार पानी का छिड़काव इन फव्वारों के द्वारा करते रहें। नारियल के रेशों में नमी हमेशा बरकरार रहे, ये अनिवार्य है। प्रातःकाल आप पौधों को पानी दें और शाम के वक्त पानी सिर्फ कोकोहस में दिया जाए ताकि रात भर इसके पत्ते गीले ना रहे। एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ऑर्किड जिस आधार पे अपना पालन पोषण कर रहा है, उसके नीचे का पानी कभी खत्म ना हो। अगर आप गौर करें तो इस पॉली हाउस में नीले और पीले रंग का कागज बीच बीच में खंभों पे लगाया हुआ है। इसका इस्तेमाल पॉली हाउस के अंदर पौध को हानि पहुंचाने वाले कीटों की जानकारी के लिए किया जाता है। इसके चमकते रंग से कीट आकर्षित होते हैं और इस पर आकर चिपक जाते हैं। इसके उपयोग से किसान को यह पता लग जाता है कि किस किस प्रकार के कीट पॉली हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। इससे किसानों को कीटनाशक का चयन करने में बहुत मदद मिलती है। अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से आप ऑर्किड के लिए उचित खाद, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्किड किसानों के लिए आज सुनहरा दिन है। आज ऑर्किड के नोक पर जो सबसे ऊपर वाली कली है, उसमें फूल आ चुके हैं। ये फूल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब ये बाजार जाने के लिए तैयार हैं। फूल को पूरी तरह से खिलकर विकसित होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसलिए ये उचित समय होता है इसे तोड़कर बाजार में भेजने का। जब ये ग्राहक तक पहुंचेगा, तब तक ये फूल और इसके साथ वाली कलियां भी खिल उठेंगी। सावधानी से काटी गई इस ऑर्किड लड़ी के निचले छोर या सिरे को इन छोटी छोटी शीशी या ट्यूब्स में डाल दिया जाता है। इन ट्यूब्स में पानी के साथ रासायनिक परिरक्षक भी होता है, जो फूलों की आयु को बढ़ा देता है और खराब होने से भी बचाता है। अच्छी पैकिंग और उचित देखभाल से ऑर्किड आमतौर पर 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होता। इसके बाद ये ऑर्किड निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। किसानों को अच्छा मुनाफा देने के बाद अब ऑर्किड ने अपना एक नया सफर शुरू कर दिया है। ये अब मंडी, बड़े फूल विक्रेता और डेकोरेटर्स के पास पहुंचने को आतुर हैं। आखिर ऑर्किड का जन्म ही तो हुआ है कि ये लोगों के दिलों पर राज करे। पिछले 5 साल से ऑर्किड क्षेत्र में काम करने के अनुभव से लगता है कि जैसे हॉलैंड में या अन्य देशों में किसान एक साथ होकर फ्लोरिकल्चर में काम करते हैं या फिर फूलों की नीलामी जिस प्रकार होती है, वैसे ही भारत में भी होनी चाहिए। और ऐसा आसानी से मुमकिन है क्योंकि हमारे पास अच्छा मैन पावर है, आधुनिक तकनीक है और सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। हमारा देश फ्लोरिकल्चर में ऊंचे स्थान पर जाए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ईश्वर से प्रार्थना है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऑर्किड की 35,000 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। ऑर्किड के बीज अन्य किसी भी फूल, फल या अनाज के बीजों से छोटे होते हैं। हमारा मनपसंद वनीला ऑर्किड फैमिली का ही सदस्य है। ऑर्किड्स की एक प्रजाति का फूल छोटी तथा सुंदर स्लिपर यानी चप्पल के आकार का होता है, इसलिए इसे
लेडी स्लीपर ऑर्किड के नाम से जाना जाता है। ऑर्किड्स का जीवन काल इसकी प्रजाति पर निर्भर करता है। कुछ प्रजातियां तो 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था, पूरी दुनिया घने जंगलों से भरी हुई थी। विभिन्न प्रकार के फूल और फलों की प्रजातियां जन्म ले रही थी। ऑर्किड इनमें से एक था जिसका जन्म हुआ और इसकी प्रजातियां विकसित होनी शुरू हो गईं। इसके बाद पृथ्वी पर बहुत बदलाव हुए। दिन, महीने, साल गुजरते चले गए। बहुत सी प्रजातियों का जन्म हुआ और बहुत सी प्रजातियां नष्ट हो गईं। लेकिन ऑर्किड विकसित होते रहे। ये हर जगह थे, पेड़ों पर, पत्थरों पर और जमीन पर। इसके विकास को रोकना नामुमकिन था। और एक लंबे सफर को तय करते हुए ऑर्किड्स आज हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। अगली कड़ी में हम देखेंगे प्याज और लहसुन के परिवार से संबंध रखने वाली एक अनोखी सब्जी, जिसकी बढ़ती मांग ने आज किसानों को अतिरिक्त पैसा कमाने का मौका दिया है और इसकी जीवनावधि भी बहुत अधिक है। हम बात करेंगे विशिष्ट सब्जी लीक की।